बलूचिस्तान में और केपी में जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उसमें फितना उल ख़वारिज है, फितना उल हिंदुस्तान है, हमें मजीद ब्रिगेड के बारे में भी पता है, हमें BLA के बारे में भी पता है, और फिर हमें महरूमियाँ जो कि बताई जाती हैं, बयानियाँ बनाया जाता है, उनका भी पता है। जो 3-4 बातें हमारे लिए नई थी और जो कि खुशाइंद भी हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं और देखते हैं कि क्या ये काबिले अमल बातें हैं भी कि नहीं हैं। सबसे पहले बात ये है कि वो एक गलत फहमी जो कि कुछ अर्सा पहले जब ये हार्ड स्टेट का जिक्र हुआ जी, तो कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई कि हार्ड स्टेट का मतलब कुछ इस तरह से है कि एक ऐसी रियासत जिसको कि कोई मिलिट्री या फौज चला रही है। तो उन्होंने अपने जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके शुरू में ही इसका उन्होंने यानी एक तरह से तशरीह की हार्ड स्टेट की और हमें बताया कि हार्ड स्टेट क्या है और हार्ड स्टेट क्या नहीं है। हार्ड स्टेट वो है जिसमें के आईन चलता है, कानून चलता है, आम और खवास बराबर है जी, और वो मुस्तहकम है और उसमें सिक्योरिटी है। ये है हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट क्या नहीं है ये उन्होंने बताया कि मिलिट्री रन नहीं है ये, यानी इसको कोई मिलिट्री या कोई फौज नहीं चला रही। तो सबसे पहले तो उन्होंने इस हार्ड स्टेट को डिफाइन किया और बताया कि हार्ड स्टेट क्या होती है और क्या नहीं होती। और ये गलतफहमी बड़ी ज़रूरी थी दूर करनी, क्योंकि जब ये बात भी आई भी इधर से ही थी कि जी पाकिस्तान ने एक हार्ड स्टेट बनना है जी, तो आज पता लगा हमें कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आइन चलेगा, कानून की पासदारी होगी, आम और खवास कानून और आइन की नज़र में बराबर होंगे। दूसरी बात जो समझ में आई वो ये थी कि आर्टिकल 5 का जिक्र किया इन्होंने, और ये बहुत अच्छा है कि इस तरह से अगर बात बताई जाए तो सेंस बनती है और अच्छा लगता है कि दलील की बुनियाद पे बात हो रही है, आइन की बुनियाद पे बात हो रही है और किसी लॉजिक के ज़रिए चीज़ों को बताया जा रहा है। आर्टिकल 5 के बारे में उन्होंने बताया, और ये आर्टिकल 5 है जो कि आर्टिकल 7-8 से ज़ाहिर है पहले आता है। उन्होंने कहा जी आइन से वफादारी बुनियादी शर्त है। ठीक है, यानी हर शहरी जो पाकिस्तान का है वो सबसे पहले तो ये देखे कि आइन उसके बारे में क्या बात कर रहा है। आइन क्या कहता है कि सिर्फ आप हुकूक की बात करता है कि आपके सिर्फ राइट्स हैं, और इसमें उन्होंने फिर बलूचिस्तान के हवाला दिए कि बलूचिस्तान में ये होता है कि वो कहते हैं जी हमें महरूम रखा गया, हमारे कुछ हुकूक हैं। तो उनके मुताबिक DGISPR के मुताबिक ये है कि जब आप हुकूक की बात करते हैं तो आइन के मुताबिक भी और वैसे भी लॉजिकली और पॉलिटिकल साइंस में भी ये होता है, ये मुआशरत और मईशत हर जगह पे होता है कि पहले आप अपने फ़राइज़ की बात करते हैं। तो उन्होंने इशारा दिलवाया कि पहले अपने फ़राइज़ तो पूरे कर लीजिए, हुकूक तो बाद में आते हैं। हुकूक ये उन्होंने नहीं कहा कि बलूचिस्तान के हुकूक नहीं है या पाकिस्तान के किसी शहरी के हुकूक नहीं है। जी जी, उन्होंने कहा कि हुकूक जो हैं वो फ़राइज़ के साथ होते हैं और फ़राइज़ पहले आते हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने आर्टिकल 5 का जिक्र किया। और उसके बाद उन्होंने एक और यानी जो बैरूनी है एंगल इसका, उस पर भी उन्होंने बात की जिसमें उन्होंने एक नेक्सस बताया। और वो नेक्सस जो है वो हमें पहले से पता है, लेकिन आज ज़रा अच्छे तरीके से प्रिसाइज वे में पता लगा कि उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के कुछ सरदार हैं जो अपने बाप दादा के ज़माने से ये लेवीज़ को अपना वो समझते हैं कि अपने ज़ाती मुलाजिम हैं, वो उनके गार्ड्स हैं और उनको स्मगलिंग करनी है और उनको यानी सस्ते दामों लेके और चीज़ें जो हैं वो महंगे दामों बेचनी है और उन्हें ग़ुलाम चाहिए। और उनकी वही चल रही है साइकी, और वो चाहते हैं कि इसी तरह से चलता रहे, ऐसा नहीं चलेगा। ये DGISPR ने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग हैं जो कि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान से मिल के, और आप ये चाहते हैं कि ये तासुर दिया जाए, बयानियाँ दिया जाए कि जी वहाँ पे तो मिसिंग पर्सनस हैं, वहाँ पे तो महरूमी है, वहाँ पे तो लोगों की सुन नहीं रहा। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात बड़ी वजाहत से की जो अच्छी लगी, वो ये थी कि जो बलूचिस्तान के गयूर अवाम हैं उनकी बात करेंगे, उनको उनके हुकूक देंगे और उनको भी अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं। लेकिन ये जो सरदार हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे सरदार, कुछ की बात की उन्होंने कि ये जो माइंड सेट उनका है ये उनको चेंज करना पड़ेगा। और चूंकि उनका वो जो मतमा नज़र रहा है बरस हा बरस से बाप दादा के ज़माने से,
वो पूरा नहीं होता तो वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि दहशतगर्दी फैलाते हैं और कहते हैं कि बलोचिस्तान हाथ से निकल रहा है या निकल जाएगा। तो ये वो टैक्टिक्स उन्होंने बताए कि ये करके इस्तेमाल, तो प्रेशर डाला जाता है रियासत के ऊपर। एक बात और उन्होंने बड़ी अच्छी की जो समझ में आई, और उस पर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़रा तफसील से हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत है तो सियासत है जी। इस पे मेरा ख्याल है आपका अगला सवाल होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है? ये रियासत है तो सियासत है का मतलब क्या है? उनका इशारा किस तरफ है? वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से इसको हम अमल दरामद कर सकते हैं? आखिरी बात इस वक्त की देखिए, जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात इनकी DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये एलिटिज्म जो है ये ख़त्म होना चाहिए। आम आदमी और ख़ास आदमी, इसमें कोई तफरीक नहीं होने चाहिए। आइन और कानून की नज़र में ये बराबर होने चाहिए और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे। और सैयदा, अगर सिर्फ यही बात हो जाती है आइंदा आने वाले बरसों में कि गरीब को भी वही हुकूक हैं जो अमीर को हैं, और ये एलिटिज्म ख़त्म हो जाता है, यकीन कीजिएगा कि बाकी आपके सारे मराहिल जो हैं वो एक एक करके आसान हो जाएंगे। तो देखते हैं, नॉर्मली ऐसा होता था कि फैसल वाडा साहब आते थे किसी टॉक शो में और आके वो बात करते थे, और कुछ लोग उनको संजीदा लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, लेकिन उनकी अक्सर बातें ऐसी होती थी जो कि वाकई हो जाता था। ये बात आई कहाँ से है जी? देखिएगा कि ये मोहसिन नकवी साहब हैं, ये PCB के चेयरमैन भी हैं, ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी हैं, और ये उस टॉप जो आपका था ना डेलीगेशन जिसने कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मसालिहत की बात की, उसके एक ख़ास मेंबर थे। इनके आपको विजिट्स याद होंगे ईरान के कुछ ख़ास वक्तों पे, तो ये आप इसको मजाक में नहीं ले सकते। और जिन वाज़े अल्फाज में उन्होंने बताया है पूरे का पूरा प्लान, इसको आपको संजीदा लेना पड़ेगा जी। तो जब वो बात कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी बात ख़त्म की, तो मेरे दिमाग में गूंज थी 1956 की, 1962 की, फिर अयूब खान, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ज़ियाउल हक साहब आए मेरे दिमाग में, और यानी आपके परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, वो जो सेमी क्वेज़ाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम मेरे दिमाग में आया। मेरे दिमाग में आया वो गुफ्तगू जो सारी हो रही थी कि 18वीं तरमीम को ये कर दें, 18वीं तरमीम को वो कर दें। फिर मेरे दिमाग में वो गूंज सुनाई दी कि जी कराची को विफाक का हिस्सा होना चाहिए, ये पिछले दिनों की गुफ्तगू। और फिर उसके बाद मुझे यानी सोशल मीडिया पे नक्शे जो हैं वो आने शुरू हो गए कि जी पता नहीं 15-16 सूबे। अच्छा, देखें टाइमिंग भी देख लीजिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं, कश्मीर में इलेक्शन हो गए, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, टाइमिंग बड़ी आइडियल है। और उसके बाद ये है कि जिस तरीके से वजाहत के साथ बताया गया है कि किस तरह से सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, और निज़ाम जो है वो पता नहीं लोगों ने ट्रांसलेशन किया कोलैप्स करने का कि फरसूदा हो गया है। जी जी, ये फरसूदा नहीं है, ये आउटडेटेड नहीं है, ये ढह गया है। अच्छा, उधर जो मेरा सबसे पहले सवाल था, बल्कि मैं वो 5-6 क्वेश्चन कर देता हूँ जो मेरे दिमाग में आए, अभी चूंकि नया नया है ना ये, तो जवाब ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि वो कौन सा निज़ाम है जो, या वो कौन सा निज़ाम था जो ढह गया है, जो कोलैप्स कर गया है? क्या ये जनरल मुशर्रफ का निज़ाम है? क्या ये जनरल ज़ियाउल हक का निज़ाम था? या जो मेरा ख्याल है करीनस कयास बात ये है कि ये इस निज़ाम की बात हो रही है जो इस वक्त चल रहा है कि PMLN है, PPP है और कुछ कोalition पार्टनर्स हैं, इनसे नहीं हुआ, ये निज़ाम ढह गया है। तो सबसे पहले तो फिक्र करनी चाहिए यानी मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ साहब को, और उसके बाद PPP वालों को, और बिलावल भुट्टो जरदारी वगैरह वगैरह। देखें, आखिरी बात करूंगा इस वक्त, लगता ये है कि वो जो पिछले 12-13 बरस से हम सुनते आ रहे हैं, वी नीड टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, ये हम बहुत अरसे से नहीं सुन रहे। जी जी, लगता ये है कि वो हाउस इन ऑर्डर करने का जो प्लान बनाया गया है
उसको उस पे अमल दरामद करने का वक्त आ गया है। और अगर वाकई हमने हाउस इन ऑर्डर करना है तो मेरे ये छोटे छोटे 3-4 सवालात हैं, काइंडली इनको देखिएगा। जब आप निज़ाम एक ढह गया और एक नया निज़ाम तामीर होने लगा है तो मुझे बताइएगा, क्या नए निज़ाम में आम आदमी को इज्जत मिलेगी? क्या नए निज़ाम में बिजली गैस के रेट कम होंगे? क्या किताबें कॉपियाँ जो हैं वो सस्ती मिलेंगी? क्या दवाइयाँ जो हैं वो असली और सस्ती मिलेंगी? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। मुझे इससे लेना देना नहीं है कि आपने 14 सूबे बनाने हैं या 25 सूबे बनाने हैं, उस पर कौन हुकूमत करता है कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये महंगाई ख़त्म होगी कि नहीं। अगर तो इन सारे जवाबों का, सारे सवालों का जवाब मुस्बित है, अफर्मेटिव है कि हाँ जी ये होगा, ये होगा, ये होगा, मेरा वोट सबसे पहले है किसी भी नए निज़ाम के लिए कि अगर उसमें महंगाई ख़त्म हो रही है, गरीब को इज्जत मिल रही है, इंसाफ मिल रहा है, दवाइयाँ सस्ती और आपकी असली हैं और कॉपियाँ किताबें